हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होने वाला है वो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से होने वाला है। और आज मैं जो है 12th का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था हिंदी माध्यम में यानी हिंदी मीडियम में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं वो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ठोस अवस्था क्या होता है, और इस चैप्टर का समझ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब भी हम आपको बताते जाएंगे। तो उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। विशेष करके बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा क्लास होने जा रहा है। और आप लोग अगर रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो है 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जो क्लास लेंगे वहीं से सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। तो अच्छे से क्लास करना है और वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, तो टॉपिक की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। क्या नाम है? ठोस अवस्था। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। और ये 12th का फर्स्ट चैप्टर, ये 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट। इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना होगा, तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें हमको ठोस के बारे में पढ़ना है या ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ठोस के बारे में या ठोस अवस्था के बारे में। यानी ठोस या ठोस अवस्था क्या होता है, किसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, किसको हम ठोस अवस्था कहते हैं। तो अपने चारों तरफ यदि आप नज़र डालिएगा, अपने चारों तरफ यदि आप नज़र डालिएगा, जैसे कि अपने घर में ही बैठे हुए हैं, तो घर में बैठे हुए हैं तो घर में अपने चारों तरफ नज़र डालिए, आपको बहुत सारा वस्तु नज़र आएगा, बहुत सारा वस्तु नज़र आएगा। जैसे कि बुक नज़र आएगा, नहीं, गिलास नज़र आएगा, टेबल नज़र आएगा, उसके बाद फैन नज़र आएगा, बल्ब नज़र आएगा। तो बहुत सारा वस्तु आपको आपके चारों तरफ नजर आएगा, जो कि किस अवस्था में उपस्थित रहते हैं, तो ठोस अवस्था में। किस अवस्था में उपस्थित रहते हैं? ठोस अवस्था में उपस्थित रहते हैं। तो हमको यहाँ पर ठोस का कॉन्सेप्ट जो है, ठोस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्या करना है, क्लियर कर लेना है, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना है। ठीक है, एकदम इजी मेथड से, इतना बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही इजी मेथड से हम आपको ये ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम शुरू में ही बोल दिए हैं कि आप लोग जो है वीडियो को यानी लास्ट तक और पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक और पूरा वीडियो देखना है। तो इस चैप्टर में हम बताए हैं कि ठोस या ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो ठोस या ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं किसके तरफ, तो पदार्थ के तरफ। किसके तरफ चलते हैं, तो पदार्थ के तरफ चलते हैं। तो पदार्थ के तरफ चलते हैं यानी कि पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जिसको और क्या कहते हैं, तो जिसको और द्रव्य भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, मैटर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य। आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। एक और टर्म यूज किया जाता है, द्रव। एक और टर्म यूज किया जाता है, क्या, द्रव। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव और द्रव्य में क्या है, अंतर है। द्रव क्या होता है, तो द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, नहीं लिक्विड कहते हैं। यानी कि द्रव मतलब क्या हुआ, पानी जैसा पदार्थ। द्रव मतलब क्या हुआ, पानी जैसा पदार्थ, नहीं पानी जैसा पदार्थ। और द्रव्य का मतलब क्या हुआ, तो द्रव का मतलब पदार्थ, नहीं द्रव का मतलब पदार्थ, या कह सकते हैं कोई भी वस्तु, या
क्या कह सकते हैं, कोई भी वस्तु, ठीक है। द्रव्य का मतलब, तो पदार्थ को और क्या कहा जाता है, द्रव्य। द्रव्य नहीं बोलना है, क्या बोलना है, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य। और द्रव्य मतलब लिक्विड, द्रव्य मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। द्रव्य का मतलब क्या हो जाएगा, तो लिक्विड हो जाएगा। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, तो पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य। अब जो है पदार्थ या द्रव्य पढ़ना है, तो पदार्थ या द्रव्य होता क्या है, तो पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, तो कोई भी वस्तु, नहीं कोई भी वस्तु, पदार्थ या द्रव्य किसको कहेंगे, तो कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो क्या करे, स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, उसके बाद जिसमें क्या हो, तो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, तथा जो अवरोध, अवरोध, ठीक है, तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे पदार्थ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हुआ कि कोई भी वस्तु जो क्या करे, स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो क्या करे, स्थान घेरे, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, और जो क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है, तो रुकावट उत्पन्न करे। जैसे कि मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो क्या हम इस व्हाइट बोर्ड के पार जा सकते हैं, तो पार जाने का प्रयास करते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ये हमारे लिए रुकावट उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो हम इसके पार नहीं जा सकते हैं। तो जो भी वस्तु स्थान घेरता हो, जो भी वस्तु क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जिसमें क्या हो, तो द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, तो द्रव्यमान हो, और जो क्या करे, रुकावट उत्पन्न करे, उसको हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ। तो ये पदार्थ का किताबी परिभाषा है, जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में यानी कि हमको पदार्थ पूछे, नहीं पदार्थ पूछे, तो पदार्थ के बारे में हमको क्या बताना है, तो पदार्थ का हमको साधारण सा थॉट रखना है, साधारण सा थॉट रखना है, यानी कि सिंपल सा परिभाषा रखना है। तो सिंपल सा परिभाषा क्या होगा पदार्थ का, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो हमारे चारों तरफ क्या हो, चारों तरफ उपस्थित हो, चारों तरफ क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो सिंपल सा परिभाषा हम बोले हैं आप लोग को ध्यान में रखने के लिए कि पदार्थ किसको कहेंगे, तो पदार्थ किसको कहेंगे, तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जो कोई भी वस्तु जो हमारे चारों तरफ क्या हो, उपस्थित हो, कोई भी वस्तु जो हमारे चारों तरफ क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे चारों तरफ उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारा वस्तु क्या रहता है, उपस्थित रहता है, बहुत सारा वस्तु उपस्थित रहता है। उसमें से आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, सभी वस्तु क्या कहलाएंगे, तो पदार्थ कहलाएंगे, सभी वस्तु क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि आप जो है यानी कि जल ले लीजिए, जल हमारे चारों तरफ उपस्थित रहता है, नहीं, नमक ले लीजिए, ये भी, उसके बाद जो है सो हवा ले सकते हैं, हवा, उसके बाद जो है सो पत्थर ले सकते हैं, उसके बाद कोयला ले सकते हैं, उसके बाद लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, उसके बाद कपड़ा ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, उसके बाद जो है सो साइकिल ले सकते हैं, साइकिल, ठीक है, साइकिल ले सकते हैं, उसके बाद कार ले सकते हैं। तो जो भी वस्तु हमारे चारों तरफ क्या हो, उपस्थित हो, जो भी वस्तु हमारे चारों तरफ क्या हो, उपस्थित हो, सभी वस्तु को हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ। तो आपका नज़र
आपका नजर अपने चारों तरफ जिन जिन वस्तुओं पर पड़ता है, आपका नजर अपने चारों तरफ जिन जिन वस्तुओं पर पड़ता है, सभी क्या कहलाएंगे? तो पदार्थ। सभी क्या कहलाएंगे? पदार्थ। लेकिन एक ऐसा भी वस्तु है जो कि क्या है? हवा। एक ऐसा भी वस्तु है जो कि क्या है? हवा। तो हवा पर तो हमारा नजर नहीं पड़ता है, हवा पर हमारा नजर नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर वाले परिभाषा से इस हवा को हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी पदार्थ या क्या होगा? द्रव्य होगा। कैसे? तो हवा जो है जगह घेरता है कि नहीं घेरता है? तो घेरता है। हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर होता है, नहीं, हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में देखिएगा गैस भरा हुआ रहता है। अब वो 15 लीटर का सिलेंडर होता है, उस 15 लीटर के सिलेंडर में आप ज़्यादा अगर गैस भरना चाहिएगा, नहीं, तो उसमें ज़्यादा गैस नहीं भरेगा, क्योंकि उस 15 लीटर के सिलेंडर की क्षमता है कि उसमें 15 लीटर ही गैस आएगा। उसमें यदि आप 30 लीटर गैस भरना चाहेंगे तो 30 लीटर गैस नहीं भरेगा, तो वो तो स्थान घेरता ही है। अब मान लीजिए उस सिलेंडर में यानी कि 10 लीटर ही गैस है, 10 लीटर ही गैस है, तो इसका वजन आप कीजिएगा, तो आपको जो है सो इसका द्रव्यमान पता चल जाएगा। नहीं, अगर 15 लीटर है तो 15 लीटर का वजन अलग, 10 लीटर का वजन अलग, 20 लीटर का वजन अलग, 30 लीटर का वजन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो आप देख रहे हैं कि हवा है, गैस जो है सो वो क्या है? तो गैस हवा ही है, लेकिन अलग अलग जब मात्रा लेते हैं तो उसका हमको द्रव्यमान क्या प्राप्त होता है? अलग अलग। इसका मतलब ये जो है सो क्या होता है? तो इसमें द्रव्यमान भी होता है, नहीं, द्रव्यमान भी होता है, जबकि हमको ये दिखाई नहीं देता है, फिर भी जो है सो ये स्थान घेर रहा है, इसमें द्रव्यमान है। और क्या है? तो और आप कह सकते हैं ये अवरोध भी उत्पन्न कर सकता है, अवरोध भी उत्पन्न करता है, यानी रुकावट भी उत्पन्न करता है। तो रुकावट कैसे उत्पन्न करता है? तो आप इसको समझ सकते हैं कि आंधी तूफान जब आती है, खूब जोर का आंधी तूफान जब आता है, तो उस समय आप देखिएगा, नहीं, उस समय आप देखिएगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आंधी तूफान आपको आगे बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। तो वहां पर हवा रुकावट उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वहां पर हवा क्या कर रहा है? रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हवा भी क्या होगा? तो पदार्थ या द्रव्य होगा। हवा भी क्या होगा? तो पदार्थ या द्रव्य होगा। ठीक है, तो पदार्थ या द्रव्य का कंसेप्ट जो है सो समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था और सिंपल सा दिमाग में रखना है। हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु पाई जाती है, सभी की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ। सभी की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ। अब जो है पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है। पदार्थ को कितने आधार पर बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? तो आप कह सकते हैं एक जो होता है ठोस, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है तरल। दूसरा क्या होता है? तरल। ठीक है, आप कहिएगा पदार्थ को तो 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसा तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम लोग एक नया देखते हैं, नहीं, नया देखते हैं। नया क्या है? तो पदार्थ को कितने भागों में? तो 2 भागों में। कौन कौन? तो ठोस और तरल। ठोस और तरल। तरल किसको कहते हैं? तो जिसमें बहाव का गुण होता है, जिसमें बहाव का गुण होता है, उसको क्या कहते हैं? तरल। जैसे कि पानी है, नहीं, जैसे कि पानी है, उसको आप जमीन पर उड़ेलिएगा, तो पानी जो है सो बहता है कि नहीं बहता है? पानी बहता है, फैल जाता है, नहीं, तो उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। गैस है, सिलेंडर खोल दीजिएगा तो क्या होगा? गैस सिलेंडर से निकलना शुरू हो जाएगा और पूरे रूम में फैलना शुरू कर देगा। तो वो भी क्या हो रहा है? उसमें भी बहाव का गुण है, नहीं, उसमें भी क्या है? बहाव का गुण। तो जिस पदार्थ में बहाव का गुण होगा, उसको आप क्या कह सकते हैं? तरल। जिस पदार्थ में बहाव का गुण होगा उसको आप क्या कहिएगा? तरल। नहीं, अब ठोस को भी 2 भाग में बांटा गया है। ठोस को भी कितने भाग में? तो 2 भाग में। कौन कौन? तो एक क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो है सो क्या है? तो अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है?
अक्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को और क्या कहते हैं, तो इसको रवादार ठोस भी कहते हैं, इसको रवादार ठोस भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको बेरवादार ठोस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेरवादार ठोस। याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को और क्या कहा जाता है, रवादार ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस को और क्या कहा जाता है, बेरवादार ठोस। तरल को भी दो भागों में बांटा गया है, तरल को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो एक होता है द्रव और दूसरा क्या होता है, गैस। एक द्रव और दूसरा क्या होता है, गैस। लेकिन प्रायः जो हम लोगों को पढ़ना है, पदार्थ के कितने भेद होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन पढ़ना है, तो एक ठोस, द्रव और तीसरा क्या होता है, गैस। ठोस, द्रव और गैस, नहीं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम एक अलग तरह से, एक अलग तरीके से हम लोग जो है सो पदार्थ का क्या देखे हैं, वर्गीकरण देखे हैं कि पदार्थ को दो भागों में, एक ठोस और दूसरा तरल। तरल किसको कहते हैं, तो जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है, नहीं, और बहाव का गुण किसमें पाया जाता है, तो द्रव और गैस में। बहाव का गुण किसमें पाया जाता है, तो द्रव और गैस में। और ठोस को कितने भाग में, तो 2 भाग में, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय, जिसको रवादार ठोस और क्या कहते हैं, बेरवादार ठोस। रवादार और बेरवादार ठोस कहते हैं। तो अब जो है पदार्थ इन अवस्थाओं में क्यों पाया जाता है, और जिसको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी मतलब नोट करना हो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे जो है पदार्थ जो है इन अवस्थाओं में क्यों पाया जाता है, नहीं, पदार्थ इन अवस्थाओं में क्यों पाया जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे समझेंगे। तो जितने भी पदार्थ हैं सभी का निर्माण जो होता है, सभी का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो अति सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म कणों से। और ये अति सूक्ष्म कण क्या होते हैं, तो ये अति सूक्ष्म कण जो है या तो परमाणु होते हैं, या अणु होते हैं, या क्या होते हैं, आयन होते हैं। और ये रहते किस रूप में है, तो ठोस गोला के रूप में। किस रूप में, ठोस गोला के रूप में, नहीं। और इन कणों को जो है, इन कणों को अवयवी कण कहते हैं, इन कणों को अवयवी कण कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा कि ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ पर जो है इसका जो है सो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यानी कि हम इस टर्म को जो है, इस शब्द को हम बार बार इस चैप्टर में उपयोग में लाएंगे। यानी ये शब्द हम बार बार बोलेंगे, तो आप लोग अगर ध्यान में रखिएगा तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ हैं सभी का निर्माण किससे होता है, अति सूक्ष्म कणों से। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट बोर्ड भी जो बना होगा बहुत ही छोटे छोटे कणों से। यानी कि ये व्हाइट बोर्ड भी जो बना होगा किससे बना होगा, तो बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होगा, ठीक है। और बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होगा, वो कण कौन होगा, तो वो कण या तो परमाणु हो सकता है, वो कण क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या वो कण क्या हो सकता है, अणु हो सकता है, या वो कण क्या हो सकता है, आयन, नहीं। यानी कि इस व्हाइट बोर्ड का निर्माण बहुत ही छोटे छोटे कणों से होता है, नहीं। और सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड की बात नहीं करते हैं, करते हैं, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं, जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं, सभी का निर्माण जो है किससे होता है, अति सूक्ष्म कणों से। क्योंकि सबसे ऊपर में हम पदार्थ लगा दिए हैं,
तो पदार्थ में तो इस दुनिया में जितना भी पदार्थ उपस्थित है सभी आ जाएगा। तो सभी पदार्थों का निर्माण जो होता है अति सूक्ष्म कणों से, और वो कण क्या होते हैं, तो परमाणु, अणु या आयन। वो कण क्या होते हैं, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। और ये रहते किस रूप में हैं, तो ठोस गोला के रूप में, क्योंकि इस चैप्टर में हम इन कणों को गोला के रूप में ही प्रदर्शित करेंगे। इन कणों को हम गोला के रूप में ही दिखाएंगे, यानी कि हम बताएंगे गोला, तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या होगा, तो परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन, यानी कि कहीं पर गोला का फोटो बनाएंगे, नहीं कहीं पर गोला का फोटो बनाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि गोला मतलब क्या होगा, तो परमाणु, अणु या आयन। और इन कणों को, यानी बनाने वाले कणों को नहीं, पदार्थ को जो बनाने वाले छोटे छोटे कण हैं, पदार्थ को बनाने वाले जो छोटे छोटे कण हैं उसको क्या कहा जाता है, अवयवी कण। ये टर्म हम बार बार यूज करेंगे, अवयवी कण नहीं, ये टर्म हम बार बार यूज करेंगे, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब क्या हो गया, तो अवयवी कण का मतलब हो गया बनाने वाले कण। अवयवी कण का मतलब क्या हो गया, बनाने वाले कण। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अवयवी कण का मतलब क्या होता है, तो उस पदार्थ को बनाने वाले जो कण होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, अवयवी कण। उस पदार्थ को बनाने वाले जो कण होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, अवयवी कण। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, नहीं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ चलते हैं, कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना था, तो ठोस पढ़ना था, द्रव पढ़ना था और गैस का अवस्था पढ़ना था। नहीं तो लेते हैं ठोस, और क्या लेते हैं, द्रव, और क्या लेते हैं, गैस। यानी कि हम बता रहे थे कि ठोस हो या द्रव हो या गैस, नहीं ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये तो तीनों के तीनों क्या है, पदार्थ ही हैं। तीनों के तीनों क्या हैं, पदार्थ ही हैं। लेकिन ये तीन अलग अलग अवस्थाओं में क्यों पाए जाते हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, पदार्थ ही हैं। ठोस को भी आप पदार्थ कह सकते हैं, द्रव को भी आप पदार्थ कह सकते हैं, गैस को भी आप पदार्थ कह सकते हैं, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ होता क्या है, तो हमारे चारों तरफ जो भी उपस्थित है सभी के सभी क्या होते हैं, पदार्थ। हमारे चारों तरफ जो भी उपस्थित हैं सभी के सभी क्या होते हैं, तो पदार्थ होते हैं। तो तीनों तो पदार्थ ही हैं, तो तीनों अलग अलग अवस्थाओं में क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो उस कारण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बनाने वाले कण को हम किस रूप में दिखाएंगे, तो गोला के रूप में। बनाने वाले कण को हम किस रूप में दिखाएंगे, तो गोला के रूप में दिखाएंगे। नहीं तो यदि बनाने वाले कण एक दूसरे से सटकर व्यवस्थित हो, एक दूसरे से क्या हो, सटकर व्यवस्थित हो, तो पदार्थ के जिस रूप का निर्माण होगा वो कौन सा रूप होगा, तो ठोस रूप। नहीं वो कौन सा रूप होगा, तो ठोस रूप। तो इसका मतलब है कि इस व्हाइट बोर्ड में इसको बनाने वाले जो कण होंगे वो कण भी इसी प्रकार व्यवस्थित होंगे। यानी कि इसमें भी बनाने वाले कण जो हैं जिसको हम गोला के रूप में दिखाते हैं, वो भी एक दूसरे से क्या होंगे, तो सटकर व्यवस्थित होंगे। वो भी एक दूसरे से क्या होंगे, सटकर व्यवस्थित होंगे। वही अगर द्रव में देखा जाए, तो द्रव में यदि देखिएगा तो ये कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं। ये कण एक दूसरे से क्या रहते हैं, कुछ दूरी पर रहते हैं। नहीं और गैस में देखिएगा तो ये कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं, बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट है, यहीं पर कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। नहीं उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पदार्थ तीन अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में क्यों रहते हैं। पदार्थ तीन अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में क्यों रहते हैं, यानी कोई ठोस रूप में रहता है, तो कोई द्रव रूप में रहता है, तो कोई गैसीय रूप में रहता है। तो क्यों रहता है, तो ठोस रूप में जो रहता होगा उसमें अवयवी कण यानी बनाने वाले कण, अवयवी कण यानी कि बनाने वाले कण एक दूसरे से कैसे रहते होंगे, तो सटकर व्यवस्थित रहते होंगे। एक दूसरे से कैसे रहते होंगे, तो सटकर व्यवस्थित रहते होंगे। द्रव में क्या रहते होंगे, तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर। गैस में क्या रहते होंगे, तो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर, एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर। अब जो है ये कण जो है मान लीजिए एक चुंबक के रूप में काम करे,
ये कण किस रूप में काम करे, तो एक चुंबक के रूप में काम करे। चुंबक मतलब समझते होंगे जो वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। जो किसको करता है, आकर्षित करता है। तो दो चुंबक को अगर आप एक दूसरे के नजदीक लाइएगा, दो चुंबक को एक दूसरे के नजदीक लाइएगा तो दोनों चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। और जब ये दोनों चुंबक को सटा दीजिएगा तो आकर्षण बल के कारण दोनों चुंबक क्या होगा, जुड़ जाएगा। आकर्षण बल के कारण दोनों चुंबक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये कण भी जो है आकर्षित करने वाला कण के रूप में काम करता है। ये कण भी आकर्षित करने वाला कण के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये कण आकर्षित करने वाला कण के रूप में काम करता है तो यहाँ पर जो है आकर्षण बल जो होगा, यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा, नहीं आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब बहुत अधिक। यहाँ पर आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। यानी ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक। नहीं, आकर्षण बल बहुत अधिक, ठीक है, आकर्षण बल बहुत अधिक। और एक तो हो गया, उसके बाद दूसरा कणों की गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा भी हमको समझना, कणों की क्या समझना है, गतिज ऊर्जा भी समझना है। तो गतिज ऊर्जा को इस तरह समझते हैं कि एक दीवार है, एक क्या है, दीवार है, और दीवार में जो है सो ईंट लगा हुआ, नहीं ईंट लगा हुआ है, ठीक है, दीवार में ईंट लगा हुआ है। अब ईंट लगा हुआ है दीवार में, नहीं आप जो है इस ईंट को कहिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। आप जो है इस ईंट को, यानी कि पहला वाला ईंट जो है दूसरे वाले ईंट को कहता है थोड़ा आगे घसको। पहला वाला ईंट क्या कह रहा है दूसरे वाले ईंट को, तो थोड़ा आगे घसको। तो क्या दूसरा ईंट आगे घसक जाएगा, नहीं। अगर खिसकने की क्षमता भी इसमें होगी, खिसकने के लिए ऊर्जा भी इसमें होगा, तो ये आगे नहीं खिसक सकता है, ये आगे नहीं खिसक सकता है। क्यों नहीं खिसक सकता है, तो आगे खाली जगह है ही नहीं, क्योंकि इसके बगल में भी क्या होगा, तो ईंट होगा, इसके बगल में भी क्या होगा, ईंट होगा। तो ये जो ईंट है आगे पीछे घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, तो ये आगे पीछे नहीं घूम सकता, यानी कि ये आगे पीछे नहीं हो सकता है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता है। उसी तरह ठोस में क्या होते हैं, तो कण जो है आगे पीछे मूव नहीं कर सकते, यानी कि कण जो है आगे पीछे घूम नहीं सकते हैं, आगे पीछे जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि आगे पीछे नहीं जा सकते हैं, तो आगे पीछे जाने की जो ऊर्जा होती है उसको कौन सा ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा। आगे पीछे जाने की जो ऊर्जा होती है उसको कौन सी ऊर्जा कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो वो आगे पीछे नहीं जा सकता है, आगे पीछे नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी मिनिमम, यानी बहुत कम, क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत कम होगी। हाँ, ये कण अपने ही मीन पोजीशन पर, यानी कि जहां पर है, यानी ठोस को जब गर्म कीजिएगा, ठोस को जब क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो जो कण है वो अपने ही जगह पर कूद सकता है, वो अपने ही जगह पर क्या कर सकता है, कूद सकता है, कंपन कर सकता है। लेकिन आगे पीछे हो सकता है, तो आगे पीछे नहीं हो सकता है, सिर्फ अपने जगह पर क्या करेगा, तो कंपन करेगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है, आगे पीछे नहीं होगा। तो आकर्षण बल ठोस में क्या होते हैं, बहुत अधिक, यानी कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक, और गतिज ऊर्जा बहुत कम, यानी नगण्य जिसको कह सकते हैं, जिसको और क्या कह सकते हैं, नगण्य, ठीक है, नगण्य कह सकते हैं। द्रव में देखा जाए तो कणों के बीच की दूरी बढ़ी है, तो कणों के बीच की दूरी बढ़ी है, कहने का मतलब हुआ चुंबक के बीच का डिस्टेंस आप क्या किए हैं, बढ़ा दिए। चुंबक के बीच का डिस्टेंस आप क्या किए हैं, बढ़ा दिए। तो चुंबक के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाइएगा तो आकर्षण बल क्या होगा, तो कमेगा, नहीं आकर्षण बल क्या होगा, कमेगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल पूछा जाए तो ठोस से कम, यहाँ पर आकर्षण बल पूछा जाए तो ठोस से क्या हो जाएगा,
कम नहीं। और गतिज ऊर्जा पूछा जाए तो ये कण, अब इसके बीच तो खाली स्थान है तो ये कण इतना दूर इधर भी और इधर भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है, क्योंकि खाली जगह है तो वो जाने के लिए स्वतंत्र है, नहीं जाने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? ठोस से क्या होगी? अधिक। नहीं, गतिज ऊर्जा ठोस से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, ठीक है। और गैस में क्या होगा? नहीं, गैस में तो चुंबक को आप यानी कि एक दूसरे से बहुत ही अधिक डिस्टेंस पर रख दीजिए, तो आकर्षण बल वहां पर क्या हो जाएगा? नगण्य। आकर्षण बल वहां पर क्या हो जाएगा? तो आकर्षण बल वहां पर नगण्य, यानी कि नहीं के बराबर, वहां पर कोई आकर्षण बल काम नहीं करेगा। नगण्य आकर्षण बल क्या होगा? काम करेगा, नगण्य। लेकिन कणों के बीच की दूरी बढ़ गई है तो गतिज ऊर्जा जो होगी उच्च होगी। गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? उच्च होगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा उच्च हो जाएगी, यानी मैक्सिमम, यानी इतना गतिज ऊर्जा हो जाएगा कि वो कण कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, जैसे कि घर के एक कोने में आप अगरबत्ती जला करके छोड़ दीजिए तो उससे निकलने वाला जो गैस या धुआं है, गैस या धुआं है वो पूरे घर में क्या होता है? फैल जाता है। तो आज का क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पदार्थ ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में क्यों पाया जाता है।